अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था, उसका बात करेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो हम लोग इस क्लास का शुरुआत यहीं से करेंगे और इस क्लास में 3D में हम लोग लॉन्च हो जाएंगे। थोड़ा सा वेक्टर का बात बचा है, रेसिप्रोकल सिस्टम, वो देख लेंगे और कुछ बात 3D का भी लेके आएंगे। जैसे कि आप सुने थे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं हम लोग और सवाल के साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो आज का हमारा पहला सवाल है जो आपको होमवर्क देके गए थे, ठीक है, और इसको कोप्लेनिटी से भी लिंक करके थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है कुछ बात। बॉक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप फर्स्ट वाले को कैपिटल ए समझ लीजिए, दूसरे वाले को कैपिटल बी और तीसरे को कैपिटल सी। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आप नहीं पढ़े 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो किसी एक का नाम u रख दीजिए। a क्रॉस b का नाम अगर हम u रख देते, वेक्टर u, तो ये कैसा दिखाई देगा, u क्रॉस b क्रॉस c। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, डॉट c क्रॉस a, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से टूट सकता है। टूट के क्या हो सकता है, इट इज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर b एंड वेक्टर c। और b को हटा दीजिए तो क्या बचा, u डॉट सी, सी को हटा दीजिए क्या बचा, u डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, c क्रॉस a के साथ, ऐसे लिख लिए। अब u क्या था, a क्रॉस b, इसको डाल दीजिए तो a क्रॉस b डॉट c, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन b माइनस a क्रॉस b डॉट b, सिंपल मल्टीप्लीकेशन वेक्टर c, और ये सब का डॉट किसके साथ, c क्रॉस a के साथ। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं a b c, तो एक ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर a b c। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b c कैन बी रिटन a क्रॉस b डॉट c। तो ये क्या हो गया, बॉक्स ऑफ a b c, ठीक है। और b डॉट c क्रॉस a, यहां क्या आ गया, b डॉट c क्रॉस a, ठीक है। ये भी साथ इनटू में है, माइनस a क्रॉस b डॉट b। अगर बॉक्स प्रोडक्ट में कोई रिपीट हो जाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। अब इसका डॉट c क्रॉस a से 0, तो BCA भी क्या है, तो ये क्या हो गया, ABC इंटू ABC। तो इसको लिख सकते हैं आप ABC का बॉक्स का स्क्वायर, ठीक है। आप पढ़े थे कि इफ ABC आर कोप्लेनर, इफ, एक लाइन और जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ABC आर कोप्लेनर, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर है तो बॉक्स ABC का क्या होता है, 0। तो इस पे डाटा दिया रहेगा या कोई अननोन रहेगा, आप उसको फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट यूज करके, ठीक है, वो आप कर लीजिए। अब अगर कोप्लेनर है तो ये भी 0,
दूसरा आप क्या देखे, आप देखे थे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये बराबर हुआ था ट्वाइस ऑफ ए बी सी के। तो अगर ए बी सी जीरो है, अगर ए बी सी कोप्लेनर है, तो हम लोग क्या देखे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आर ऑल्सो कोप्लेनर। ये पहले बनाए थे लास्ट क्लास में, वो भी लिख दिए। तीसरा पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आर ऑल्सो कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। बोलेगा ये ऐसे कैसे बोल दिए, अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो उस पर सवाल आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं आप, u डॉट v क्रॉस w दिख रहा है। तो डॉट और क्रॉस वेक्टर के बीच में होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है। हाँ, ये मीनिंगफुल है। u डॉट v का रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होगा, डॉट वेक्टर, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है। क्यों, यहाँ डॉट एग्जिस्ट कर रहा है स्केलर और वेक्टर के बीच में। कभी भी डॉट या क्रॉस कहाँ एग्जिस्ट करता है, दो वेक्टर के बीच में। यहाँ डॉट स्केलर हो गया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये भी मीनिंगफुल है। स्केलर क्वांटिटी कोई वेक्टर को आप 2 से 3 से 5 से -5 से गुना कर सकते हैं, वो मीनिंगफुल है। u क्रॉस v डॉट w इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर ये स्केलर, इसके बीच में क्रॉस, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो ऐसे सवाल बना लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम का। ठीक है, देखिए बात हो रहा है रेसिप्रोकल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर लिए ए डैश इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। इस तरीके से बी डैश लिए हैं सी क्रॉस ए, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और सी डैश लिए हैं ए क्रॉस बी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो इसको हम रेसिप्रोकल सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप ठीक से देखिए, तो अगर ए के साथ इसका डॉट लें तो ए डॉट ए डैश क्या आ रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये क्या हो गया, ए बी सी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। अगर ए बी सी जीरो नहीं होगा तभी डिनोमिनेटर में लिखा गया मान लीजिए, तो ये क्या आ गया 1, सिंस ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर लिख दीजिए या नॉट इक्वल्स टू 0 बोल दीजिए। तो ये हो गया। आगे चलिए, जब आप सिमिलरली बी डॉट बी डैश का बात कीजिएगा, बी डॉट बी डैश, तो बी के साथ डॉट ले लेते हैं, तो बी सी ए। आप अगर साइक्लिक सिस्टम में हैं तो ए है, बी है और सी है, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी क्या होता है, बराबर होता है। ऑर्डर से में देखिए,
अगर दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट का एक्सचेंज करते हैं, 2 बार एक्सचेंज करते हैं, तो वो सेम ही वैल्यू देता है। यहां बी डॉट बी डैश किए तो ये क्या हुआ, बी डॉट सी क्रॉस ए बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो बी सी ए, तो बी सी ए और ए बी सी दोनों बराबर ही है, ये दोनों बराबर ही है, तो ये भी वन आ गया। सिमिलरली सी डॉट सी डैश भी 1 होगा, देख सकते हैं आप। तो ए का रेसिप्रोकल ए डैश, बी का रेसिप्रोकल बी डैश, सी का रेसिप्रोकल सी डैश, ऐसे लिख देंगे। अगर थोड़ा सा बात करें कि ए क्रॉस ए डैश क्या होगा, जरा उसको देखें, इसको हटा रहे। अगर ए डैश बी डैश सी डैश हम ऐसा कुछ एज्यूम किए हैं, तो थोड़ा सा कभी अगर इसको देखना पड़े, ए क्रॉस ए डैश, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो इट इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो ये कैसा दिखता है, बी माइनस सी। बी को हटा दीजिए, ए डॉट सी, ए डॉट सी, सी को हटा दीजिए, तो यहां क्या आएगा, ए डॉट बी। नीचे क्या आया, बॉक्स ए बी सी, यहां क्या आया, बॉक्स ए बी सी। आगे चलिए, अगर बी क्रॉस बी डैश का बात करें तो ये क्या होगा, बी क्रॉस ब्रैकेट में सी क्रॉस ए बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज द प्लेन ऑफ सी एंड ए। तो सी को हटा दिए, माइनस ए को हटा दिए, क्या बचा, सी को हटाए तो ए और बी, तो यहां लिख सकते हैं ए डॉट बी। ए को हटा दिए तो बी डॉट सी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी, यहां भी बॉक्स ऑफ ए बी सी। आगे चलिए, सी क्रॉस सी डैश को देखिए, ये क्या आएगा, सी क्रॉस बी बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये क्या हुआ, इट इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए लिखिए, फिर बी लिखिए, ए को हटा दिए तो सी डॉट बी, सी डॉट बी, बी को हटा दीजिए सी डॉट ए बाई, अलग अलग कर देते हैं, ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो अगर ध्यान से इस तीनों का जोड़ देखे तो कितना आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि अच्छा देखिए तो ए क्रॉस ए डैश, बी क्रॉस बी डैश, सी क्रॉस प्लस सी क्रॉस सी डैश, कितना आएगा। तो सबके नीचे तो ए बी सी है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो उसका टेंशन नहीं है, एलसीएम सेम आ जाएगा। अच्छा देख लें क्या काउंटर पार्ट है क्या सबका। अब बी यहां दिख रहा है, देखिए ये दोनों कट जाएगा, फिर सी वाला यहां से कट जाएगा, फिर ए वाला यहां से कट जा रहा है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल सिस्टम से ए डैश बी डैश सी डैश लिए हैं, तो ए क्रॉस ए डैश, बी क्रॉस बी डैश, सी क्रॉस सी डैश क्या होता है, 0। तो डॉट में देखें तो 1 1 1 आता है, ए डॉट ए डैश 1, बी डॉट बी डैश 1, सी डॉट सी डैश 1, और ये सम 0 दिखाई दे रहा है। तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ रहा है, 0। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए अब हम लोग मूव करना चाह रहे हैं 3D के तरफ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ा सा 11th में भी था, उसको भी रिपीट कर दे रहे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जेड यहां नहीं बना के, ऐसे तो बना नहीं पाएंगे तो इधर कहीं बना दिए जेड एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अगर एक्स, ये अगर वाई, और इधर इधर कहीं ऐसे वर्टिकल जेड अगर देख रहे हैं, ये एक्स ये वाई यहाँ खींच ले अगर लाइन, और यहाँ कहीं ऐसे जेड ले ले, तो पहले क्वाड्रेंट होता था, क्वाड्रेंट बदल के अब हो जाएगा ऑक्टेंट। क्या हो जाएगा? ऑक्टेंट। तो क्वाड्रेंट में आप क्या पढ़े थे? जैसे ऑक्टेंट मतलब 8 टुकड़ा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑक्टेंट किसको बोलते हैं? फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, 7, 8, 8 ऑक्टेंट है। ठीक है, और हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एक्स वाई जेड के नेचर की बात। एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसका नेचर बताना है, यहाँ एक्स का नेचर बताना है, यहाँ वाई, यहाँ जेड। सॉरी, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की जगह पे तो हमको साइन लिखना होगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई का नेचर, और ये जेड कोऑर्डिनेट का नेचर। तो आप याद कीजिए क्वाड्रेंट को, तो पहला क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता था। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट में जब आप जाते थे तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये याद है आपको? पहले इसका बात कीजिए, दोनों पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव, यहां एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, इसको एक बार और कॉपी कर लीजिए, प्लस प्लस कॉपी किए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, कॉपी कर लिए। अब ऑक्टेंट में इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 4 बार प्लस लिख लीजिए, 1 2 3 4, और 4 बार माइनस। अब आपसे कहेगा, कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा चेक करो तो कौन से ऑक्टेंट में है। मान लीजिए बिटसेट का एग्जाम है, कुछ छोटा सा सवाल पूछ ही लिया, यहाँ लिख दिया 2 -3 5, ऑक्टेंट बताओ, ऑक्टेंट बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है ऑक्टेंट, इसका बताना है। मान लीजिए 3 3 -1 -3 -3 2, इसका बताना है। और लिखना है तो और लिख देंगे, -4 5 -7 का बताना है। तो पहले एक्स और वाई देखिए, एक्स क्या है? पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो यहाँ के हिसाब से सेकंड होना चाहिए। ठीक है, और जेड पॉजिटिव है तो सेकंड जो क्वाड्रेंट का जो था वही रह जाएगा, तो ऑक्टेंट भी इसका क्या होगा? सेकंड। देखिए, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा ओवरलुक हुआ, ठीक कीजिए। एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो फोर्थ, ये फोर्थ है ना, यहां से देखिए ना, यहां से ये ओवरलुक हुआ मेरे से। ये क्या है? एक्स पॉजिटिव,
और y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब z पॉजिटिव है तो वही ऑक्टेंट हो जाएगा सेम, तो ये क्या है, फोर्थ, ऑक्टेंट नंबर 4। अगर ये नेगेटिव होता तो इसमें +4 कर देते। चलिए यहां देखिए, दोनों पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट +4, तो यानी फिफ्थ, तो इसका ऑक्टेंट है फिफ्थ। देख लेते हैं, चार्ट बनाई हुआ है हमारे पास, प्लस प्लस माइनस, है ना, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव, मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से थर्ड, और z पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेंट का नंबरिंग है वही रह जाएगा। और अगर z नेगेटिव होगा तो +4 कर दीजिए। x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड में 4 जोड़ दिए। क्यों 4 जोड़ दिए, ये नेगेटिव है, तो ये हो गया 6th ऑक्टेंट। समझ गए इतना? अच्छा, अब जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे तो कुछ बात किए थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शनल फार्मूला, तो वो अभी भी यूज आप कर सकते हैं। देखें, जैसे अगर हमारे पास a है x1 y1 z1, b है x2 y2 z2, कहीं ऑरिजिन होगा तो वेक्टर से चलिए, ये हो गया OA, ये हो गया AB, और ये हो गया OB। तो आप OA के बारे में क्या बोल सकते, OA के बारे में आप लिख सकते OA इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। और OB के बारे में क्या लिख सकते, x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो अगर ट्रायंगल लगाए तो AB क्या होता है, OB माइनस OA, तो ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो ये जो आप आई जे के का कोफिशिएंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आर डायरेक्शन रेशियोज, dr क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। और अगर मॉड AB निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x, वेक्टर आप पढ़ चुके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो AB कैप क्या होगा, AB बाई मॉड AB। तो ये कैसा दिख रहा है, x2 माइनस x1 बाई रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, के कैप। अब जो आप देख रहे हैं आई जे का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर का, इसको बोलते हैं डायरेक्शन
कोसाइन, जैसे अल्फा अगर ए बी अगर अल्फा एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, ठीक है, आप अगर यहाँ पे अवेलेबल होते तो इसको हम कोई कॉर्नर में दिखा के आपको विजुअलाइज भी करते। अभी के लिए तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, ये आई जे का कोफिशिएंट अभी क्या होता है, अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा मान लीजिए कि ये होता है कॉस अल्फा, वो होता है कॉस बीटा, और वो तीसरा वाला कॉस गामा, वेयर अल्फा इज द एंगल विच वेक्टर ए बी मेक्स विथ एक्स एक्सिस। तो कॉस अल्फा इसको हम लोग बोलते हैं, एल सिंबल देते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल क्या है, एल एम एन। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस पे क्या क्या बात हो सकता है, हाँ, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर is called डायरेक्शन कोसाइन। जैसे अगर कोई वेक्टर आप देख रहे हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k, मान लीजिए, तो a1 b1 c1 का नाम क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए। मॉड ए क्या हुआ, रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो ए कैप क्या होगा, a बाई मॉड ए। तो ये हो जाएगा a1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर आई कैप, प्लस b1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर जे कैप, प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा के कैप, ऐसे लिख दिया। ये होता है अल्फा एंगल अगर बना रहा है वेक्टर ए एक्सिस के साथ, तो इस पूरे का नाम कॉस अल्फा होता है, आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप, ठीक है। इसका सिंबल होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और ठीक से अगर आप देख रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू, पहला आया a1 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और ऊपर आ गया a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो कट के ये क्या आ गया 1। तो याद रखिए कि कोई भी वेक्टर हो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, मान लीजिए वेक्टर ए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, मान लीजिए कहीं वेक्टर ए ऐसे ही होता, ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये कहीं गामा, तो आप क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। अगर साइन पूछे तो बताए थे आपको, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो उधर ढकेल दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, एक 1 तो काट दीजिएगा,
1 1 बच जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस पे भी सवाल आपको मिल सकता है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे, ठीक है। और एक बात पुराना आपको याद दिलाए, पैरेलल वेक्टर का, उसी से आगे गाड़ी बढ़ेगा यहाँ। स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर दो टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सबके लिए पैरेलल वेक्टर, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ये सब रिपीट किए हैं और फिर आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है पैरेलल वेक्टर, वेक्टर A is parallel to vector B, तो A can be written as lambda B। फिर यहाँ पे आप देखे थे A अगर A1I प्लस B1J प्लस C1K, वेक्टर B अगर A2I प्लस B2J प्लस C2K, तो क्या लिख सकते, A1I प्लस B1J प्लस C1K बराबर लैम्डा टाइम्स A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो IJK आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल वर्टिकल के लिए, अलोंग जेड लगाइएगा तो अलोंग जेड एक्सिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो लैम्डा क्या आ गया, A1 बाई A2, सिमिलरली B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, इसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात को पकड़ना है, अभी A इज इक्वल्स टू लैम्डा B या B इज इक्वल्स टू म्यू A लिख सकते हैं। अगर पैरेलल है तो एक बात और लिख सकते हैं कि A क्रॉस B 0 होगा, लेकिन ये हमेशा लेंदी होता है। आप अगर यही A क्रॉस B निकालने जाएंगे तो ये दिखने लगेगा, A क्रॉस B याद है आपको, I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसको निकालिए तब फिर 0 से इक्वेट कीजिए तब पहुंचेंगे। अगर वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B है तो ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, या लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बात अपने में सही है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है तो भी पैरेलल है। तो ये रिपीट करने का रीजन क्या है, उस पे आ रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग जाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन के पास, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक तो आप कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन, वो है। तो जो कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वो क्या था, पहला लाइन जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे वो क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल एंड हैविंग स्लोप m, यही पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m, ऐसा बात करते थे वहां। तो वो क्या होता था, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप वहां दिया होता था, एक पॉइंट जिसे पास हो रहा है वो दिया होता था। तो यहाँ पे स्लोप ना दे के पैरेलल वेक्टर का बात होगा, एक पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, और एक पॉइंट दिया रहेगा तो हो सकता है। तो पहला लाइन जो आप पढ़े थे वहां पे उसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखिएगा ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a point capital A having position vector A, OA है A,
and parallel to vector b, parallel to vector b is, ये सवाल है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये कोई पॉइंट ए से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल टू, एक पॉइंट से पास करेगा तो इनफाइनाइट लाइन हो सकता है, ये पैरेलल है वेक्टर बी के, ये वेक्टर बी दिया हुआ है। तो कहीं ऑरिजिन होगा, बोलिए कहीं ऑरिजिन होगा। तो ये क्या है, ओ ए, ये क्या है ओ ए, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है ए। एक मूविंग पॉइंट हम लोग मानते हैं स्ट्रेट लाइन पे, जैसे लोकस में आप मानते थे एक्स कॉमा वाई या अल्फा कॉमा बीटा, बाद में उसके जगह पे एक्स और वाई लिखते थे। तो यहाँ मूविंग पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये वैसा ही है, 3 डायमेंशन में है, तो एक्स वाई जेड, इसके पोजीशन वेक्टर को आर बोलते हैं। तो हम सारा पॉइंट कवर कर सकते हैं। एक मूविंग पॉइंट है एक्स वाई जेड ऑन दिस लाइन, ठीक है, एज्यूम कर लिए। ऐसे भी अगर लोकस निकालना है तो अगर आप यहाँ अल्फा बीटा गामा भी लिखिएगा तो बाद में आपको अल्फा की जगह पे एक्स, बीटा की जगह पे वाई, गामा की जगह पे जेड लिखना पड़ेगा। तो आर मतलब क्या हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए मतलब क्या हुआ, ये कोई पॉइंट दिया है तो ये पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं x1 y1 z1। अभी तो पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पहले वेक्टर इक्वेशन का बात कर रहे हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप बताइए कि 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पे इसका नाम सी दे दे तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ए सी मतलब क्या हुआ, ओ सी माइनस, तो आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है। तो ए सी को आप लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए लैम्डा टाइम्स बी। तो ओ सी मतलब आर, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। तो वेक्टर इक्वेशन कैसा दिखता है, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। ये क्या है, ये इसके पास क्या है पॉइंट, और ये क्या है पैरेलल वेक्टर, ये क्या है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। लैम्डा इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, लैम्डा फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, ये एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं। तो क्या हो गया वेक्टर इक्वेशन आज से लाइन का, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। मतलब कभी भी अगर एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर पता हुआ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किसको, वेक्टर इक्वेशन को। आगे बढ़िए, मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म का बात करें, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म का बात करें, तो जो वेक्टर ए है उसको आप क्या लिख सकते हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ऐसा बात कर सकते हैं। जो वेक्टर r है उसको कैसे लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। जो पैरेलल वेक्टर b है, पैरेलल वेक्टर b, उसको आप लिख सकते हैं ai प्लस bj प्लस ck। a1 b1 c1 भी कर सकते हैं अगर इससे कोई परेशानी लग रहा हो तो, लेकिन बुक में ऐसे ही एज्यूम करके लिखा हुआ है तो पहले बुक जैसा लिख दे। बाकी आपको नाम बदल के a1 b1 c1 करना है तो आप कर लीजिए, उसमें कोई घबराने का बात नहीं। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो डाल दीजिए सारा वैल्यू। ये क्या हुआ, xi प्लस yj प्लस zk। a मतलब x1
आई प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा टाइम्स इसका नाम है ai प्लस bj प्लस ck। ऑर्थोगोनल सिस्टम है आई जे के में, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दीजिए। तो पहला से क्या आया x, यहाँ से क्या आया, यह एक बार और लिख लीजिए, सारा कोफिशिएंट इकट्ठा कर लीजिए तब इक्वेट कीजिए। xi yj zk बराबर, इसको अगर देखिएगा तो क्या आएगा x1 प्लस लैम्डा ए आई प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे z1 प्लस लैम्डा सी के। तो आई जे के आर ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा बी, और इसी तरीके से z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा सी। तो आप बताइए यहाँ से अगर लैम्डा निकालिएगा तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 बाई ए। यहाँ से लैम्डा निकालिएगा तो क्या होगा y माइनस y1 बाई बी, और यहाँ से लैम्डा निकालिएगा तो z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों को मिला के x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका नाम क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसका नाम क्या है, वेक्टर इक्वेशन, और ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और एक फॉर्म देख लेते हैं जिसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। तो याद कीजिए जब आप पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, जब आपको बोलना पड़ता था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, तो आप क्या करते थे, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यही ना बोलते थे, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे तो x1 y1 और z1 ये क्या है, ये है पॉइंट, ये क्या है पॉइंट, और ए बी सी ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। ये बात याद रखिए, मतलब x y z का कोफिशिएंट अगर 1 है तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास करेगा, और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, हाँ चलिए अब एक और फॉर्म यहाँ देख ले। दूसरा पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। तब सवाल ले लेंगे। ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, passing through points A and B whose position vectors are vector A and vector B respectively, ऐसा दिया है। तो ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए से और बी से। ठीक है,
ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी। तो कहीं ऑरिजिन होगा, कहीं भी ऑरिजिन बनाइए, इधर इधर कहीं भी तो बनाएंगे ना। तो ये क्या हुआ ओ ए, ये क्या हुआ ओ बी, इसको स्ट्रेट बनाइएगा। तो ये क्या है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब अगर हम कहीं भी एक मूविंग पॉइंट ले लें, दोनों के बीच में, दोनों से आगे दोनों से पीछे कहीं भी अगर लें, ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट हम ले रहे हैं सी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिए आर। ठीक से देखे तो इसका है ये x1 y1 z1 पॉइंट है, ये x2 y2 z2 पॉइंट। तो आप बताइए AC हम बोल सकते हैं, पहले किताब जैसा लिख दें, लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं। AC इज पैरेलल टू AB, ऐसा बोल सकते हैं या नहीं? आप AC पैरेलल टू AB भी बोल सकते हैं, CV पैरेलल टू AC भी बोल सकते हैं, BC पैरेलल टू BA भी बोल सकते हैं, बहुत चीज बोल सकते हैं। तो हम पहले जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में आपके बुक में अवेलेबल है उसका बात कर दें। तो AC इज पैरेलल टू AB, हाँ, तो क्या लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू लैम्डा AB। तो AC मतलब क्या होगा OC माइनस OA, लैम्डा टाइम्स OB माइनस OA। तो OC का पोजीशन वेक्टर क्या है R, OA स्मॉल ए, लैम्डा टाइम्स OB का B, OA का A। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया A टाइम्स A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। तो अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो ये क्या है पॉइंट, और ये क्या है पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट और पैरेलल वेक्टर मिल गया तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लैम्डा फिर से आर्बिटरी कांस्टेंट है, वो फिक्स कांस्टेंट नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। आप बोलिएगा इसको कार्टेशियन में बदल दीजिए, इसको कार्टेशियन में बदल दीजिए। तो चलिए कार्टेशियन में बदल दें। किसका बात कर रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन इसका। तो आपके पास आया है R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। तो R क्या है XI प्लस YJ प्लस Z बराबर A क्या है X1I प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। तो B माइनस A को कैसे लिख सकते हैं X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1 K कैप, ऐसे लिख सकते हैं। IJK आर ऑर्थोगोनल सिस्टम, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। तो कंपेयर कर दीजिए। तो x बराबर क्या आ रहा है x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। तो यहां से अगर लैम्डा निकालेंगे तो क्या आएगा x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। दूसरे को इक्वेट कीजिएगा तो क्या आएगा y बराबर y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1। अब समझ गए होंगे, यहां से भी अगर निकालेंगे लैम्डा तो क्या होगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर z निकालिएगा तो क्या आएगा z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये तीनों लैम्डा का ही वैल्यू है, तो ये तीनों को इक्वेट करके बराबर लैम्डा लिख दीजिए तो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1
बाई Z2 माइनस Z1 बराबर लैम्डा। ये क्या कहलाएगा? ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है कार्टेशियन इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म का। आप देखिए x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये क्या है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, लाइन के पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो अब कुछ सवाल ले लेते, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग कुछ सवाल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, 4-5 सवाल है आपके पास। पहला सवाल है इफ द पॉइंट -1 3, 2, दूसरा पॉइंट है -4 2, -2, तीसरा पॉइंट है 5 5 लैम्डा आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, तो कहीं पे भी अज्यूम कर लीजिए ए बी, कोई जरूरी नहीं कि बी बीच में ही आएगा, कहीं पे तो होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 3 2, बी का दिया है -4 2 -2 और 5 5 लैम्डा। तो दे आर कोलिनियर, तो कोई आगे आए पीछे आए बट दे आर कोलिनियर, मतलब दे आर लाइंग ऑन अ लाइन। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू ए सी या ए बी इज पैरेलल टू बी सी। देन तो ए बी आप कैसे निकाल सकते हैं? ए बी का डायरेक्शन रेशियो तो -4 -+1 -4 -+1 डायरेक्शन रेशियो निकाल दे रहे, आई कैप वेक्टर में भी लिख दे रहे। 2 -3 जे कैप -2 -2 के कैप, तो ये हो गया -3i -j -4 के। और AC अगर निकाले या BC भी निकाल सकते थे, तो AC क्या आ रहा है? डायरेक्शन रेशियो इसका 5 -(-1 +1) आई कैप 5 -3 जे कैप लैम्डा -2 के कैप, तो ये आ जा रहा है 6i + 2j + लैम्डा -2 के। ये 1 है, ये 2 है। तो AB is parallel to AC, then the corresponding coefficients are proportional, आप पढ़े थे। तो -3/6 is equals to -1/2 is equals to -4 लैम्डा -2। तो देखिए दोनों तो बराबर ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं? -4 लैम्डा -2, यही दोनों को बराबर कर दे रहे। तो ये माइनस अगर इज इक्वल टू -½ कर दिए, ये माइनस काट सकते हैं, तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 आंसर। पहला हो गया, पैरेलल वाला कंडीशन यूज कर लिए। AB is parallel to AC, then the corresponding coefficients are proportional। आप किए थे A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। दूसरे पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ लाइन OP, O ऑरिजिन है, O ऑरिजिन है, is inclined at 30 degree and 45 degree with x axis and y axis। तो आपको बताना है एंगल z एक्सिस के साथ। तो अल्फा, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तीसरा एंगल z एक्सिस के साथ OZ के साथ गामा मान लेते। तो आपको क्या पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, चाहे केस कोई भी हो। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4। कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर गामा हो गया 1 माइनस ये हो गया 4, 2 और 3 5, तो ये 5/4 आ गया। मतलब कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 माइनस 1/4। तो ये नो सॉल्यूशन हो गया, इसका क्या आ गया नो सॉल्यूशन। तो यानी हमारे पास ऐसा कोई लाइन नहीं हो सकता जो ऑरिजिन से मान लीजिए जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाए, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाए, ठीक है, और ओ क्या है यहाँ पे ऑरिजिन। तो ऐसा लाइन संभव नहीं है जो 30 से बना दे और 45 ओ वाई से बना दे, ठीक है। तो नो सच लाइन आर पॉसिबल, नो सच लाइन आर पॉसिबल। अब सोचिए क्यों नहीं, काहे नहीं, उस पर आप दिमाग पे एक बार जोड़ दीजिए विजुअलाइज करके, है ना। वो ऑरिजिन है, ठीक है, आगे चलने दीजिए, उसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिया है। इफ द मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ मीडियन इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपको लैम्डा म्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हटा के। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए कुछ ऐसा ही है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 3 2, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लैम्डा 5 और म्यू 4 नहीं, उसको लिख ऐसा। मीडियन थ्रू ए, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ये डी है, तो ए डी चाहिए, तो ए डी का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ये और ये बराबर है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा लैम्डा -1/2, 3 और 5 8/2 4, 2 म्यू प्लस 2/2। तो ए डी हम निकालना चाहते हैं। तो लैम्डा, इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, या चलिए ना एडी वेक्टर ही लिख देते। तो लैम्डा -1/2 -2 i 4 -3 j कैप प्लस म्यू प्लस 2/2 -5 k कैप, ऐसे। तो एडी आ गया, एडी आपके पास आ गया है 2 -2 2 इंटू -2 -4, लैम्डा -5 हो जाएगा ये /2 i कैप प्लस j कैप 10, तो म्यू -8/2 k कैप। तो बोल रहा है ये इक्वली इंक्लाइंड है विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो एडी डॉट आई कैप, एडी डॉट जे कैप और एडी डॉट के कैप बराबर होगा
बोलिए। एडी जो आप एंगल निकालना चाहते हैं cos थीटा, तो एडी डॉट आई कैप बाई मॉड एडी होता है। तो ये तीनों अगर मॉड से डिवाइड भी कर देंगे तो ये एंगल का बात करता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मॉड एडी तो ये बराबर है। तो इसको अगर हम कट भी कर दें तीनों से तो एडी डॉट जे क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस 5/2 बराबर 1 बराबर म्यू माइनस 8/2। ये सब तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका डॉट आई लेंगे तो इतना ही आएगा, जे के साथ लेंगे तो 1 आएगा, और के साथ डॉट लेंगे तो म्यू माइनस 8/2 होगा। तो लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा आ गया 2 + 5 7, म्यू आ गया 2 + 8 10। और क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको लिख सकते हैं हाफ मॉड ऑफ बी सी क्रॉस बी ए, ऐसा लिख सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल दे रहे हैं आपके लिए, इसको मिटा के। देखिए लैम्डा आ गया है 7, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 7 5 और म्यू हो गया है 10, ठीक है। तो हमको चाहिए बी ए और बी सी। तो बी सी हमको दिख रहा है 7 - 1 माइनस ऑफ -1 8i, 5 - 3 2j, 10 - 2 8k, और बी ए दिख रहा है हमको बी ए 2 - ऑफ -1 3i प्लस 0j प्लस 5 - 2 3k। तो बी सी क्रॉस बी ए क्या होता है, कैसे निकलता है, आई जे के, निकाल लेंगे वैल्यू 8 2 8 3 0 3। तो आई इंटू 6 - 0 तो 6 माइनस जे 24 - 24 0 प्लस के 0 - 6, तो ये आ गया 6i - 6j। ये क्या हो गया, बी सी क्रॉस बी ए। तो इसका अगर मॉड लीजिएगा तो मॉड ऑफ बी सी क्रॉस बी ए बराबर हो जाएगा √36 प्लस 36। तो 36 कॉमन ले लिए, 36 इंटू 2 और 72, तो इसको आप लिख सकते हैं 6√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6√2 दैट इज इक्वल्स टू 3√2 आंसर, ठीक है। यहाँ पे दो सवाल हम स्ट्रेट लाइन पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज डालने पे है, 4 5 थोड़ा सा सोचने पे है। आप जितना जो आपको पढ़ाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, उसका यूज कीजिए, बनेगा ये और ये दोनों 2 पॉइंट फॉर्म दोनों बनेगा, पहले ही से बन जाएगा, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो हम लोग यहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा जम के बनाइए, ठीक है। थैंक यू।